मैंने बुक लेके मैं रीड मैंने कभी नहीं करा सर। मैं हमेशा बुक बंद करके सोच लेती थी रात में कि ये पढ़ना है, किताब रख के कितनी बार तो बिस्तर में सोचती रहती थी कि अच्छा ये सेक्शन 1 2 3 इस क्वेश्चन का आंसर ये, क्योंकि याद हो जाती है चीज़ें। और जहाँ मुझे लगता था कि यार नॉलेज में मेरा वॉइड है कि मतलब अब सेक्शन याद नहीं आ रहा है, कंसेप्ट याद नहीं आ रहा है या सेक्शन जजमेंट याद नहीं आ रहा, देन उसके बाद में वापस खोलती थी तो उससे होता था कि जो आपका जो नॉलेज गैप था मैं वो फिल करने की कोशिश करती थी, क्योंकि आपको मेंस एग्जाम में आपको रिकॉल करना पड़ेगा। रीडिंग विल नॉट हेल्प यू आउट, रिकॉलिंग विल हेल्प यू आउट। तो मैं जो जहाँ करना है एग्जाम में वो मैं घर से करती थी, मतलब मैं जितनी बार रिविजन करा होगा आई टू एक्टिव रिकॉल। तो एक्टिव रिकॉल इन स्पेस रिपीटिशन मतलब मल्टीपल रिविजन, जितने बार मैं हो सकता था मैं मल्टीपल रिविजन। यूं ही नहीं गिरते सफलता के फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना पड़ता है। और जब मैंने पूछा एक नन्ही चिड़िया से कैसे बना घोंसला तेरा, तो कहती है कई उड़ानें भरनी पड़ती है, तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार साथियों, टॉपर्स टॉक के आज के कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपका मित्र एमजे, और मेरे साथ आज जो इस प्रोग्राम में जुड़ी हैं उनका नाम है निशिता श्रीवास्तव। निशिता ने एमपी जुडिशरी के हाल ही जो एग्जाम में रिजल्ट आए हैं उसमें 7th रैंक हासिल किया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और आज हम निशिता से जानेंगे उनके इस जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस थे उनके सामने में, कैसे उससे उन्होंने ओवरकम किया, और आपके कुछ पेटेंट क्वेश्चन होते हैं जो आप जानना चाहते हैं कि उन्होंने प्री एग्जाम की तैयारी में कितने एमसीक्यू सॉल्व किए, मेंस के लिए कितने घंटे वो पढ़ती रहीं, सुबह जल्दी उठती थी या रात को देर से सोती थी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही कॉमन और आसान क्वेश्चन हैं जिनके बारे में आंसर हम जानेंगे। साथ ही हम समझेंगे इंटरव्यू के दिन उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि जैसे मैं निशिता से बात ही कर रहा था तो प्री एग्जाम में आपको 20 साल के सॉल्व पेपर मिल जाते हैं, मेंस में आपको 20 साल के सॉल्व अनसॉल्व पेपर मिल जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू में एक्चुअल में क्या होता है उसकी जानकारी किसी तक नहीं पहुंचती। तो आज सीधे निशिता से बात करते हैं, समझते हैं कि उन्होंने क्या कुछ किया और इंटरव्यू के दिन वो कब एंटर हुई, शुरू से लेकर आखिर तक की उनकी कहानी इंटरव्यू की हम उनसे सुनेंगे। तो स्वागत है आपका निशिता। नमस्ते सर। निशिता, पहली बात तो ये कि 7th रैंक आप लेकर आई हैं। जुडिशरी में सिलेक्शन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और जब रैंकिंग आ जाती है तो मोराल तो बूस्ट होता ही होता है, खुशियों का माहौल भी बदल जाता है। कैसा महसूस कर रही हैं आप? तो मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ। मुझे खुद एक्सपेक्ट नहीं थी कि इतनी अच्छी रैंक भी आ जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं भी खुश हूँ, मेरे पेरेंट्स भी खुश हैं, जो मेरी फैकल्टीज़ हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, टीचर्स, फ्रेंड्स सभी खुश हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मतलब मैंने कर दिखाया, जो मैं सोचा था वो मेरा हो गया सिलेक्शन। वेरी गुड, हम सबको आप पर गर्व है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपके दादाजी, आपकी दादी ये कहाँ के रहने वाले हैं, आपके मम्मी पापा कहाँ से आते हैं, आप किस तरह की फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं? सर बेसिकली मेरे दादा दादी हम बेसिकली खिलचीपुर से हैं। खिलचीपुर राजगढ़ के पास एक तहसील है मध्य प्रदेश में ही। उसके बाद पापा उनकी स्कूलिंग करने के लिए वो राजगढ़ शिफ्ट हो गए थे। फिर दादाजी करते क्या थे? दादाजी मेरे टीचर थे, बट मैंने मेरे दादाजी को तो नहीं देखा कभी। दादी से कुछ साल तक मतलब मैं इनको देखी हूँ, उसके बाद दादी नहीं रही मेरी। लेकिन वो हमेशा मुझे बोलती थी कि मैं स्कूल नहीं जाती थी थोड़ा बचपन में, तो वो मुझे बोलती थी इसको स्कूल जाना चाहिए, भेजो इसको स्कूल। और मुझे था कि दीदी का स्कूल 2 बजे तक था एंड मेरा था 4 बजे तक, तो आई टू कम अर्ली फ्रॉम स्कूल। तो स्कूल से भाग आती थी। तो अभी लगता है कि अगर दादी होती तो वो प्राउड होती कि मतलब मैं दादी कहीं से तो आशीर्वाद दे रही हैं कि जो आप रैंक लेकर आई है ना, यकीन मानिए उनका ही आशीर्वाद है आपके साथ में। तो अभी लगता है कि दादी होती तो मतलब उनको अच्छा लगता है। बाकी परिवार में मेरे पापा मम्मी हैं और बड़ा भाई है, बड़ी बहन है। पापा मेरे कॉमर्शियल सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं और राजगढ़ में ही, और मम्मी मेरी हाउसवाइफ है। और मेरे बड़े भैया हैं वो फैकल्टी है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और मेरी बड़ी दीदी है वो डेंटिस्ट है और वो मैरिड है। तो ये आपका छोटा सा हंसता खेलता परिवार है। मुझे उम्मीद है कि ये सब बहुत गर्व महसूस कर रहे होंगे आज की डेट में। आपने निर्मा यूनिवर्सिटी से आपने अपना लॉ ग्रेजुएशन पूरा किया है और वेस्ट बंगाल पहुंच गई हैं आप मास्टर्स करने के लिए। क्यों किया ऐसा, इतनी लंबी यात्रा क्यों करी गुजरात से वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश? सर जब से स्कूल से ये था मेरा कि कुछ भी करना है तो बेस्ट करूँगी, मतलब अटेम्प्ट हमेशा अपना 100% दूंगी। तो 12th के बाद मैंने क्लैच में अपीयर हुई मैं, तो मुझे फर्स्ट लिस्ट में निर्मा यूनिवर्सिटी मिल गया। फिर वैकेंसी सीट में ज़रूर मुझे IW मिल गए थे उड़ीसा तक, बट पापा का ये लॉजिक था कि
घर से डायरेक्ट ट्रेन जाती है अहमदाबाद साबरमती। अच्छा, ये रीजन ये रीज़न था। उन्होंने बोला आपने एडमिशन ले लिया है, जो पहला आप छोड़ो मत किसी। पापा कहते हैं कि एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ मत छोड़ो, जो पहले जो मिले पहले वो आप उसको रेस्पेक्ट करो। श्रीवास्तव साहब, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये बहुत बड़ी सीख है जो और लोगों के लिए भी जाएगी निशिता के माध्यम से। कहा भी गया है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब चाहे। तो किसी एक काम में आप लग गए हैं तो उसको ही सार्थक बनाइए, और निशिता का ये रिजल्ट आपकी सीख को सार्थक कर रहा है। प्लीज कंटिन्यू। यस सर। फिर जब मैं निरमा में गई तो वहाँ पे निरमा में ये अच्छा था एक कि वह स्कॉलरशिप देते हैं। ओके, तो आई एम ऑल्सो स्कॉलर, तो वहाँ पे मुझे 90% स्कॉलरशिप मिलती थी। वेरी गुड। तो उसके बाद जब मैंने वहाँ से ख़त्म करा तो फिर मेरा जॉब का ही मन था कि जॉब करेंगे, 5 साल पढ़ाई करी। बट पापा का ये था कि ही कुडंट कंप्लीट हिज एजुकेशन, ओके, क्योंकि उनके टाइम फाइनेंशियल मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी। तो वो सो ही वांटेड यू टू डू मास्टर्स इन एवरीथिंग, मतलब कि तुम अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो। गुड। तो आई प्रिपेयर्ड फॉर क्लैट फॉर अ मंथ। तो उसमें मेरी अच्छी रैंक आई क्लैट पीजी में, तो मुझे 3rd बेस्ट NUJS मिल गया। तो फिर आई वेंट अहेड टू परस्यू माई LLM, कि LLB के बाद मुझे लगा कि हाँ सही है, 1 साल में ख़त्म हो जाएगा एंड आई विल बी ओवर विद। और नॉलेज एनहांसमेंट का भी अपने को चांस मिलता है, एक एकेडमिक से आप जुड़े होते हो, एक ऑप्शन भी होता है करियर की, लेट्स से यू कैन बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर इसलिए मुझे कॉलेज अच्छा मिला तो मैंने सोचा नहीं, और पेरेंट्स लोगों ने सपोर्ट करा कि मतलब जो आपको अच्छा मिले आपने तैयारी करी आप जाओ। तो फिर मैं अहमदाबाद से आई वेंट टू कोलकाता, तो इट वाज आल्सो ग्रेट So you have the exposure of Gujarat as well as Bangla. Yes. So do you know any of the language, Gujarati or Bangla? Not really sir, because लॉ स्कूल में यूजुअली या तो आप हिंदी में बात या करें इंग्लिश में। या इंग्लिश में बात करते हैं। आई ट्राइड थोड़ा सा गुजराती, बट गुजराती लोग भी हिंदी और इंग्लिश में हम लोग कॉन्वर्स कर पा रहे What थे। about Bangla? सर बांग्ला तो मतलब नहीं नहीं NUJS में तो सर मतलब इंग्लिश का ही कल्चर है, तो हमने यूजुअली इंग्लिश या हिंदी में ही प्रेफर करते थे बात करना। तो इतना मतलब आई कुडंट लाइक लर्न न्यू लैंग्वेज। Good. So एक क्वेश्चन यहाँ पर और आता है कि when you have completed your graduation from Gujarat and masters from West Bengal, क्यों आपने MP जुडिशरी को अपना एम बनाया? What was the reason? क्या इसका रीजन सिर्फ यही है कि आप यहाँ की नेटिव हैं? सर एक मेजर इन्फ्लुएंस तो यही है कि मैं नेटिव हूँ एंड मुझे हमेशा से पापा मम्मी के करीब रहना था कि जैसे कि ज़्यादा अगर दूर। What we should say this? फैमिली से प्रेम या होम सिकनेस? सर नॉट होम सिकनेस, मैं बाहर रही हूँ तो इट नॉट अ बिग डील फॉर मी, बट प्रेफरेंस होती है कि मैं बाहर भी जॉब कर सकती थी, ऑप्शंस थे। लेकिन ये था कि You wanted to take care of your parents? सर यस सर, मतलब आई वांट टू बी विद देम कि होता है ना कि इतना साल बाहर रही हूँ। हाँ, तो था कि पेरेंट्स है, भैया दीदी है, बिकॉज आई रिमेंबर सर आई वाज लाइक मैं डिफरेंट स्टेट्स में थी, रिजर्वेशंस नहीं मिलते थे, फ्लाइट टिकट्स महंगे होते थे, तो आई मिस अ लॉट ऑफ फंक्शन। मतलब लोगों की शादी सर छोड़िए, मैंने अपने घर के फंक्शन भी मिस करे हैं। तो आई वांटेड टू बी समवेयर कि अगर कुछ इवेंट भी हो मेरे घर में, पापा मम्मी को ज़रूरत हो मेरी कभी, तो मुझे सोचना नहीं पड़े कि रिजर्वेशन है या नहीं है, या टिकट्स महंगी है कि नहीं। तो मुझे था कि पेरेंट्स के आसपास ही रहना है। और MP आई रिमेंबर जब मेरा डिसीजन हुआ कि मुझे करना है, तो MP वाज द फर्स्ट नोटिफिकेशन, सो बाय डिफॉल्ट इट बिकेम माय चॉइस। Okay, I mean I think you wanted to become the part of judiciary. तो पहला वैकेंसी MP का आया तो MP was the target. Yes, मैं MP की हूँ, मैं MP की भी थी, तो प्रेफरेंस MP ही रहा मेरा। अच्छा, ऐसा आम लोगों को क्या लगता है पता है, जैसे कई बार न्यूज़पेपर्स में भी आते हैं ना, पेपर्स में ऐसे बताया जाता है कि फला सब्जी वाली की बेटी जो है उसने IAS बन गई, फला रिक्शे वाले का बेटा जो है वो सिविल जज बन गया। तो क्या अगर आप इकोनॉमिकली ठीक फैमिली से आती हो और आपने ठीक कॉलेज से, अच्छे कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है, मीडियम आपका इंग्लिश है, तो क्या ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं होते, उनको पका पकाया मिल जाता है, ऐसा कुछ है क्या? लोग ऐसा समझते हैं। मैं चाहता हूँ इसको आप ही क्लैरिफाई करें। यस सर, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमको पका पकाया मिला, मेरी भी बहुत किसी को नहीं मिलता। हाँ सर, किसी को भी नहीं मिलता, सबकी अपनी स्ट्रगल होती है। एक टाइम था कि सब मेरे फ्रेंड्स जॉब कर रहे थे एंड आई चोज टू बी लाइक सिट एट होम एंड मैं प्रिपरेशन कर रही थी। What were your challenges? चैलेंजेस तो सबसे बड़ा चैलेंजेस ये था कि अपने आप को हर दिन उठ के मोटिवेट करना कि अब पढ़ना है और इट्स अ लॉन्ग जर्नी, यू हैव टू क्लियर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक्चुअल में तो पहले ये पता नहीं होता कि अगली वैकेंसी कब है, पहली बात। दूसरा, ये जो बड़ी बात निशिता ने कही, आपको रोज अपने आप को मोटिवेट करना होता है। उसका रीजन ये है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है।
एग्जाम देने वाले बहुत सारे लोग हैं, फुल ऑफ अनसर्टेनिटी है, यस सर। और वहाँ अपने आप को मोटिवेट करना शायद सबसे बड़ा चैलेंज है। ऐसे लंबा प्रोसेस है, लंबा प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है, इंटरव्यू है, एंड अगर आप एक भी स्टेज में आउट हुए तो यू हैव टू फिर स्टार्ट से वंस अगेन। स्टेक एंड लेडर वाली हाँ। कहानी हो जाती है। तो वो फिर होता था कि मतलब डेली मोटिवेट करना, यूजुअली मैं मोटिवेट रहती थी, पर देयर आर डेज जहाँ लगता था कि इज हाँ, इट अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना, लो वाले डे हाँ। भी होते हैं। कि इज इट लाइक ये स्टिल सही है मेरा, मतलब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, इज इट गोइंग समवेयर। बट ये था कि पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट रहा, मतलब मैंने घर से ज़्यादा प्रिपरेशन करी तो दे वर लाइक कि मतलब मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं बाहर रहती तो मे भी मुझे लगता, बट उनको देखते देना लगता था हाँ मैं कर लूँगी, एक था। बढ़िया, बाकी फ्रेंड्स भी मेरे काफ़ी अच्छे थे। वेरी गुड। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपने ऑल टुगेदर कितने एमसीक्यू सॉल्व किए होंगे? क्योंकि ऐसा मैं लगातार स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ, आपने भी यूट्यूब पे सुना ही होगा कि प्रीलिम्स के लिए आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, ऐसा मैं लगातार बोलता रहता हूँ। तो आपने, जैसे आप 7th रैंक हैं, तो लोगों को ये जानने का मन होगा कि प्रीलिम्स से हम स्टार्ट करते हैं, कितने टोटल लमसम अगर हम बात करें? सर मतलब आई रेफर डिफरेंट बुक्स, तो आप Yes. मान के चलिए सब मिला के तो 8,000 9,000 हो जाएंगे सब सब्जेक्ट की। आराम से। तो 8 to 10,000 एमसीक्यूज आपने सॉल्व किए, और आपका तरीका क्या होता था सॉल्व करने का? मतलब जो क्वेश्चन नहीं बने उनके साथ आप क्या करती थी? सर जैसे मतलब मेरे को हमेशा होता था कि वापस मुझे वो एमसीक्यू देखना ना पड़े, क्योंकि आइडियली बोला जाता है कि आप उसको मार्क कर लीजिए, सर्कल करके रख लीजिए, एंड जब आप रिवाइज करें तो उसको देख लीजिए। मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि एक इनर्शिया होता है कि आप वापस मुझे खोलनी पड़ेगी बुक, हाँ, और अगर 3 किताब यूज़ करें 3 किताब खोलनी पड़ेगी। हाँ, मुझे उसमें ही लगता था कि यार कौन खोलेगा। तो जब मैं सॉल्व करती थी एमसीक्यू, जो मिस्टेक होती थी आई यूज्ड टू लाइक स्टिकी नोट्स में लिखकर उसी को एज अ स्टेटमेंट से क्वेश्चन फॉर्म लिख लेती थी, और जब रिवीजन करती थी बैर एक्ट का, तो वो मेरे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते थे वो मेरे हाल के हाल रिवाइज हो जाते थे। जो इनर्शिया होता है डिफरेंट बुक्स को कंसल्ट करने का, वहाँ मैं टाइम काफ़ी सेव हो जाता वेरी गुड। और मेंस में जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रही थी एग्जाम के टाइम पर, जब आपका प्री में सिलेक्शन हो गया और एग्जाम के ठीक 2-2.5 महीने पहले, तो उसमें आपका डेली रूटीन क्या था? कितने बजे सोती थी, कब उठती थी, और कितने घंटे लिखकर प्रैक्टिस करती थी? सर यूजुअली लाइक स्कूल और कॉलेज टाइम पे मैं काफ़ी लेट सोती थी और लेट उठती थी, लेकिन जब से घर रहना शुरू करा तो आई मेड इन शॉर्ट कि मैं सुबह ना 4:30 तक उठ जाऊँ, ताकि सुबह का जो स्लॉट है मतलब डे शुरू होने से पहले मैं 4-5 घंटा पढ़ चुकी हूँ। देखो, निशिता जो है वो सुबह 4:30 से 5 उठती थी। मैं एक बात कहता हूँ हमेशा ही, जो आपको भी नोट करनी चाहिए, या तो आप सुबह 5 बजे सोने जाइए या 5 बजे उठ जाइए। अगर ये दोनों में से कोई एक काम नहीं कर रहे हैं तो आप गलत हैं। तो उसने बताया कि कॉलेज टाइम पर वो लेट सोती थी, लेकिन हाँ, जब एग्जाम का टाइम था तो सुबह 4:30 से 5 उठती थी, और जिससे पहले कि सूरज उग जाए तो वो तैयारी ये कर लेती थी कि उसकी 4-5 घंटे की स्टडी हो जाए। नोट करने वाली बातें हैं जो मुझे लगता है आपको फॉलो कर लेना चाहिए। तो वो मुझे मतलब बाय द टाइम 12 बजती थी, तब तक मैं एक लॉग आधा ख़त्म कर लेती थी या छोटा एक्ट पूरा ख़त्म कर लेती थी। तो उससे जो मोटिवेशन मिलता था कि मतलब डे शुरू नहीं हुआ, दिन जीत लिया। यस सर, तो उससे मैं और ज़्यादा अचीव कर लेती थी। मतलब फिर 2 घंटा लाइक से रेस्ट वेस्ट किया खाना खाने के बाद, फिर वापस से एक नया दिन, मतलब आई यूज्ड टू गेट 2 days इन अ डे। वेरी गुड, तो वो मेरे लिए काफ़ी मोटिवेटिंग रहता आई अप्रिशिएट दैट। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही इंट्रोडक्शन में ये कहा था कि आप आती इंग्लिश मीडियम से हैं, आपकी हॉबी बुक रीडिंग करना है। तो बुक रीडिंग करना मुझे लगता है एक बहुत अच्छी हॉबी है। एक एडवोकेट और एक जज की ये हॉबी होनी ही चाहिए। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है बताइए, ताकि कुछ लोग उस बुक को लेकर पढ़ सकें और परचेस कर सकें। मेरी पर्सनल फेवरेट बुक है एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर। एंड एटॉमिक हैबिट अमेज़न पे अवेलेबल है। हम उसका प्रमोशन नहीं कर रहे हैं लेकिन क्योंकि निशिता की फेवरेट बुक है तो मुझे लगता है कि पढ़नी चाहिए। छोटे छोटे स्टेप से आप ऐसे हैबिट कैसे फॉर्म कर सकते हैं जो आपके लाइफ को चेंज कर दे, ये इस बुक में बताया गया है। वेरी गुड। तो मैंने अपनी जो वो जिसके प्रिंसिपल थे मैंने अपनी प्रिपरेशन में लगाया। मैंने कभी किसी चीज़ को छोटा नहीं समझा कि ट्रांसलेशन छोड़ देती हूँ। मैंने आई स्टार्टेड बिल्डिंग अपॉन माय वोकैबुलरी फ्रॉम डे 1। उसके बाद अगर जैसे ऐसे राइटिंग भी है तो उसमें मतलब मैंने सब पे फोकस किया पूरा। ऐसा नहीं सिर्फ लॉ पे फोकस कराया, लॉ छोड़ दिया, लॉ पे तो करना ही था। Exactly. पर हर छोटी छोटी मैंने मतलब इंटरव्यू में इवन दैट इंश्योर दैट कि रबर बैंड ब्लैक होना चाहिए। तो क्योंकि वो बुक बोलती है Exactly. 1% एवरी डे। Exactly. तो Makes a difference. यस सर, तो मैंने वही छोटी छोटी चीज़ें, मतलब जैसे खाने का भी, मतलब मैं एग्जाम पूरा प्रिपरेशन आई टू बी लाइक मुझे ये चीज़ें खाने के लिए कि भाई प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए आपकी, और वेजिटेबल्स होना चाहिए, क्योंकि
मुझे ये पर्सनली रियलाइज हुआ कि जब मैं ऑयली फूड खाती थी तो एनर्जी लेवल एकदम से डाउन हो जाता था। Yes. तो इन शॉर्ट कि मैं ये खाना खाऊं न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे तो आप एनर्जाइज्ड रहेंगे और एक एनर्जी रहती थी। Exactly. तो मैं सब बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे मतलब ध्यान दिया। वो किसी को लगा नहीं होगा कि इतना छोटी पे ध्यान दे रही हूँ, बट आई इन शॉर्ट की छोटी छोटी चीज़ें डिफरेंस क्रिएट नहीं, ये चीजें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपके एग्जाम टाइम में खासकर अगर प्री का एग्जाम हो गया है या प्री की डेट आ गई है, इसके बाद यू कैन नॉट अलाउ योरसेल्फ टू फॉल इल। आप बीमार भी नहीं पड़ सकते, क्योंकि एक एक सेकंड काउंट करेगा। यस नाउ लास्ट एक क्वेश्चन पर आते हैं। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि प्री और मेंस के लिए तो हमारे पास अनसॉल्व्ड और सॉल्व पेपर होते हैं, लेकिन इंटरव्यू में क्या कुछ हुआ इसको जानने में बहुत सारे लोग उत्सुक रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं कि हुआ क्या। तो मैं चाह रहा था कि आप अपने इंटरव्यू की शुरू से लेकर लास्ट तक की प्रोसेस, आप कितने बजे वहां पहुंची, जाने के बाद क्या हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हुए, आप इन्हें एंटर कैसे किया, क्या क्वेश्चन पूछे गए, अगर थोड़ा सा आप डिटेल में बताएंगे शायद बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मेरा जो इंटरव्यू था वो वीक डे पे था, ट्यूसडे डे था। तो हमको 3 बजे बुलाया था 3 बजे रिपोर्टिंग की के लिए। रिपोर्टिंग टाइम। तो मैं वही पास के होटल में हम लोग स्टे कर थे, पापा के साथ में गई थी। तो हम लोग टाइम से पहुंच गए थे। उसके बाद हम लोग को अंदर बुला के उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया। स्मूथली डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए थे, क्योंकि आप जो फॉर्म भरते हैं अनुप्रमाण पत्र, उसमें मिस्टेक्स वो फाइंड आउट करते हैं और वो चेंज करने के लिए बोलते हैं। तो मेरा ऑलमोस्ट साइन था, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। फिर हमें 2 घंटा वेट करना पड़ा। मेरा 4th नंबर था। 5 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ होगा। यस सर, 4:45 पे हमारे दिन हो गया था। ओके और यूजुअली मेरा जो एज पर शेड्यूल मेरा 4th नंबर था। ओके। बट 2 जो स्टूडेंट्स थे उनका मतलब बैकलॉग चल रहा था, तो वो 2 उनका था, तो मेरा 6th नंबर हो गया था। ओके और इंटरव्यू ऑन एवरेज 12-15 मिनट्स चल रहा था। ओके। तो एंजाइटी तो हो ही रही थी कि कैसा जाएगा। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था ये, तो फर्स्ट एंड लास्ट। यस, फर्स्ट एंड लास्ट। तो थोड़ा सा डर सा मुझे था कि कैसा जाएगा, मैं बोल पाऊंगी या नहीं बोल पाऊंगी, क्वेश्चंस कैसे होंगे। बट व्हाट आई डिड वाज लाइक, वहाँ पे बच्चे बात कर रहे थे, पीपल काफ़ी डिस्कशन कर रहे थे। और मेरा हर एग्ज़ाम में ये था, भले प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, मैं एग्ज़ाम के दिन और 4-5 दिन पहले से ना मैं फोकस हो जाती थी कि ऐसा ही करना चाहिए, कि मुझे किससे बात नहीं करनी है, दिस इज द वे, किससे पूछना नहीं है तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया, मुझे कुछ मतलब नहीं। मतलब मेरे को अपनी स्ट्रैटेजी पे होना चाहिए विश्वास, और प्रोसेस पे था कि हाँ मैंने मेहनत करी है। तो वहाँ पे भी लोग बहुत डिस्कस कर रहे थे, इवन यू लव दैट कि मैं लिटरली कान पे उंगली लगा के बैठी थी कि आई डोंट वांट टू इवन हियर अ सिंगल क्या चल क्वेश्चन, रहा है वहाँ, बिकॉज पीपल वर डिस्कसिंग सेक्शन नंबर। ओके। एंड आई रिमेंबर अ गर्ल लाइक जिसका मुझसे 2 नंबर आगे 2 पीछे था, तो शी वाज आस्किंग मी सेक्शन नंबर जस्ट बिफोर लाइक 5 मिनट्स बिफोर माय इंटरव्यू। आई लाइक प्लीज, मतलब आई डोंट, हाँ, बिकॉज अगर नहीं बना तो आई डोंट वांट टू लूज माय कॉन्फिडेंस, एंड इट वाज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। तो फिर मेरा नंबर आया, तो आई यूज्ड टू बिलीव इन दैट, वो पावर पोजिंग एंड एवरीथिंग। तो आई वाज लाइक मैनिफेस्ट करना है। एंड मैं हमेशा सोच के गई थी कि इट्स नॉट एन इंटरव्यू, इट इज़ अ कॉन्वर्सेशन। मैं बात करने जा रही हूँ, जैसे अभी हम कर रहे हैं। यस सर। हाँ। मैं जब से मतलब इंटरव्यू का डेट आया था ना, तो मैंने यही सोच के रखा था कि यार इंटरव्यू सोचूंगी ना तो बहुत डर लगेगा। तो मुझे किसी ने कहा था कि इट्स अ कॉन्वर्सेशन, वन ऑफ माई फ्रेंड जो सिलेक्ट हुए लास्ट ईयर, तो मैंने वही इंश्योर करा कि मैंने मेंटल डाल लिया था स्टार्टिंग से कि यार इट्स एन, मतलब बातचीत करना है, क्योंकि जो सोचते हैं ना मतलब यहाँ बातचीत करके आना है। फिर मैं वहाँ गई, तो फिर मैम ने मुझसे फिर कंफर्टेबल उन्होंने फील करवाया आपको कि आराम से आप कंफर्टेबल बैठिए। फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि अच्छा आप राजगढ़ से हैं? ओके। तो यस मैम मैं राजगढ़ से हूँ। तो बोलती है कि क्या फेमस चीज़ें हैं राजगढ़ की? तो मैंने 3 चीज़ें बता दी उनको। तो फिर मैम ने पूछा कि जीरापुर में कौन सा मंदिर फेमस है? तो मैंने मंदिर का नाम बताया। फिर शायद वहाँ पे एक और मंदिर फेमस है, तो मैम ने बोला कि वहाँ पे ये मंदिर भी तो फेमस है, वो काफ़ी फेमस है श्रीनाथ जी का। तो मैंने कहा यस मैम वो भी है। तो वहाँ थोड़ा सा मुझे ग्रिल कर दिया कि आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं पता है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन की हुई। उसके बाद मैम ने मुझे बोला कि अच्छा आप नेशनल लॉ से पास आउट हैं? तो मैंने एक्सप्लेन करा कि यस मैम निर्मा से मेरा लॉ है, उसके बाद LLM मैंने वहाँ से करा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपने कॉर्पोरेट और कमर्शियल लॉ में क्यों LLM करा? तो एक्सप्लेन कि मैम मेरा इंटरेस्ट पहले उसी फील्ड में था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फिर जुडिशरी में तो कुछ यूज़ ही नहीं आएगा, मतलब क्यों ही करा आपने आपका, ये तो बिल्कुल। तो फिर आई एक्सप्लेन मैम कि मैम ये डिसीजन मेरा पहले का था, एंड डिसीजन टू डू जुडिशरी वाज लाइक आफ्टर माय LLM, जब मैं सब कुछ ख़त्म कर चुकी थी। सैटिस्फैक्टरी आंसर। हाँ। तो मैम ने मुझे बोला पर काम तो नहीं आएंगे? मैंने कहा ऐसा कुछ सब्जेक्ट हैं
बट बाकी जो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं जुडिशरी के वो मैंने पूरे पढ़े हैं मैम, तो शी वाज सैटिस्फाइड। उसके बाद फिर मेरे ही सीवी में मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी इंडोनेशिया में जस्टिस एजुकेशन के ऊपर, ग्लोबल अलायंस फॉर जस्टिस एजुकेशन। सर ने मुझे वो एक्सप्लेन करने के लिए बोला कि ये क्या है। जब हमारी बात हुई मैंने कहा था इससे क्वेश्चन बनेंगे जरूर डेफिनेटली आपको, और क्वेश्चन बने उससे। हाँ, तो उन्होंने मुझसे वही पहले पूछा कि क्या है ये, तो मैंने एक्सप्लेन करा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था अबाउट जस्टिस एजुकेशन, तो एक्सप्लेन दैट कि सर यही होता है। फिर उन्होंने वो कंट्रीज़ के बारे में पूछ लिया कि कितनी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट करा, इंडिया के कितने लोग थे। एंड आप पूरा नहीं बोल पाते हैं वहाँ पे, आप बोलने लगते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लाइक ऑब्वियस है वो नेक्स्ट क्रॉस क्वेश्चन हो जाता है। फिर मेरी पर्सनालिटी के ऊपर ये सब बात हो चुकी होती है, फिर मुझसे लॉ के क्वेश्चन पे वो आ जाते हैं। तो लॉ में मुझसे पहले यही पूछा जाता है कि CRPC का क्वेश्चन एंटिसिपेटरी बेल के ऊपर कि अगर आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं तो आप क्या करेंगे। तो वहाँ पे थोड़ा सा मैं अंडर प्रेशर हो गई थी और मेरे क्वेश्चन प्रॉपर सुन नहीं पाई थी मैं, क्योंकि स्टार्टिंग में काफ़ी ग्रिलिंग हो चुकी थी मेरी पर्सनालिटी के क्वेश्चंस को लेकर, और वहाँ आपको समझ में नहीं आता कि आप सेटिस्फाई कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, बिकॉज जो जजेस होते हैं वो आपको कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, दे आर जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस, तो आप समझ में नहीं आता है। तो थोड़ा सा you have no clue that whether it is going good or not. Exactly. तो मैं वहाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेक हुआ मेरा, बट फिर सर ने हेल्प करी थोड़ा सा, मतलब कहते हैं ना कि ही क्रॉस क्वेश्चन उन्होंने करा कि मतलब पावर तो है ही नहीं। फिर आई रियलाइज कि आई मिस दैट पोर्शन कि दैट वाज हिज फर्स्ट सेंटेंस। तो मुझे एक He asked that you are a judicial magistrate Yes, sir. and what you do are going to do in anticipatory bail. तो जो देख रहे हैं वो ध्यान रखना कि जो पहला क्वेश्चन पूछे गए तो जिनको फर्स्ट सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आपको सिचुएशन में रख रहे हैं। Exactly. फिर And judicial magistrate is not at all having any power Exactly. in pertaining to Anticipatory anticipatory bail. Yes. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शायद से 227 आर्टिकल ने पूछा कि क्या बोलता है, Constitution में चले गए। कॉन्स्टिट्यूशन में चले Okay. गए थे। तो मैंने बताया कि सर ये बोलता है, तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप ये बताइए कि वो कलेक्टर क्या कलेक्टर से रिकॉर्ड हम बुलवा सकते हैं हाई कोर्ट। तो मुझे इसके बारे में कोई आइडिया था नहीं, तो आई जस्ट ऑनेस्टली आंसर कि सर आई डोंट रियली नो अबाउट दिस थिंग बट आई रीड अबाउट इट। तो बोलते ठीक है। फिर IPC का मुझे जो 82-83 सेक्शंस हैं चाइल्ड वाला वो पूछा गया था प्रॉब्लम बेस बनाकर। Okay. इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था आई गेस आर्टिकल 131 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वही प्रॉब्लम की कब ओरिजिनल सिविल सूट आप फाइल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कौन कौन के बीच में, मतलब वो पूरा एक एक चीज़ें उन्होंने मुझसे बोला एंड दैट वाज इट। उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर आई जस्ट वॉकड आउट एंड आई हैड नो क्लू कि इंटरव्यू मेरा कैसा हुआ। And जब रिजल्ट आया it was a bang. यस सर, रिजल्ट आया तो फिर फर्स्ट काफ़ी पेज में टॉप 10 में निशिता श्रीवास्तव सिविल जज। यस सर, काफ़ी अच्छा लगा। किसने आपको ये न्यूज़ दी? सर एक्चुअली आई रिमेंबर उस दिन शिवरात्रि थी, शिवरात्रि का दिन। हाँ, एंड मैं बैक टू बैक इंटरव्यू के बाद श्योर कुछ होता नहीं है तो मैं बैक टू प्रिपरेशन कर रही थी। अच्छा, शाबाश। मैं यूपी जुडिशरी भी देकर देखिए एक आई बात थी। और सुनिए, आप जैसे इंटरव्यू दे करके आई, मैं ये बात लगातार पिछले 10 साल से बोल रहा हूँ कि अगर आप जुडिशरी में जाना चाहते हैं, एग्जाम दिया, चाहे वो प्री का एग्जाम है, मेंस का एग्जाम है या इंटरव्यू का एग्जाम है, ये तो पता नहीं आराम भी नहीं किया ऐसा कह रही है, तो बस मैं कहता हूँ 3 दिन का ब्रेक लीजिए और रिजल्ट का वेट मत कीजिए और एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाइए। निशिता ने इंटरव्यू देने के बाद वही किया, मुझे जानकर बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी मुझे पहली बार बात पता चली। Yes. गुड। तो फिर मैं आगरा भी गई थी, मैंने यूपी का एग्जाम दिया एंड आई एम स्कोरिंग गुड मार्क्स देयर। ओके। फिर उसके बाद मैंने 1 दिन का रेस्ट करके फिर छत्तीसगढ़ की वैकेंसी थी। तो यूपी जुडिशरी वालों, छत्तीसगढ़ वालों, मैं तुमको बता दूं एक बड़ा कंपटीशन तुम्हारा दूर हुआ, क्योंकि अब आगे ये मेंस भी नहीं देगी ना तो यूपी का और ना ही छत्तीसगढ़ का। तो वो 7th रैंक MP में सिक्योर हो गया है, एक पद आपके लिए खाली है, जल्दी से प्रिपरेशन कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। प्लीज कंटिन्यू। यस सर। उसके बाद मैं प्रिपरेशन कर ही रही थी, पापा बोल रहे मंदिर चलते हैं वगैरह, तो मेरे को लगा कि यार पढ़ना है मुझे। फिर मैं थोड़ा सा होता ना थक भी गई थी, इतनी लंबा मेंस, मुझे लगता है इंटरव्यू वाज वेरी एग्जॉस्टिंग, बहुत ज्यादा मेंटली, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट यू मेंटली। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने बोला ठीक है मंदिर में चलते थे। हम मंदिर से आए थे एंड आई वाज स्ट्रेसिंग अबाउट, तो मुझे समझा रहे थे कि योर गोल इज डिफरेंट। पापा से बात हो रही थी? यस सर, वी वर लाइक हाफ एन आवर पहले ही वो समझा रहे थे कि समझो तुम्हारा गोल अलग है, दिस प्रोसेस होल प्रोसेस टेक्स टाइम, पेशेंस रखो। एंड देन आई गॉट अ मैसेज कि सिलेक्शन हुआ। तो वन ऑफ माई लाइक मेंटर कह सकते हैं आप, वो राजगढ़ में पोस्टेड है मैम। तो उन्होंने मुझे मैसेज करा क्योंकि उनसे मैंने गाइडेंस ली थी थोड़ी सी कि सिलेक्शन हुआ
एंड देन आई वाज लाइक रिजल्ट आ गया क्या? फिर मैंने रिजल्ट चेक किया, मैं हॉल में ही थी पापा मम्मी के साथ, हम लोग बस आके बैठे हुए थे एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट, पापा समझा रहे थे एंड देन आई सर्च्ड, आई वाज लाइक अबाउट टू सर्च माय नेम एंड देन होता है ना आंखों में आपका नाम दिख जाता है, आई लाइक क्रॉस चेक्ड, धड़कन यहाँ रही। हाँ क्रॉस चेक्ड, अच्छा सिलेक्टेड है ना। हाँ। फिर तो खुशी का ठिकाना नहीं था, मतलब लोग रोते हैं बट आई वाज लाइक जंपिंग आउट ऑफ जॉय कि मतलब हो गया है। I have never seen you crying throughout your journey. You are always motivated. और ये smile जो है that is the, I think I can say, key of your confidence. So एक लास्ट में एक लाइन में अगर आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एक मंत्रा देना चाहती हैं प्रिपरेशन के लिए कि वो जज बनना चाह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लाखों लोग हैं जो जज बनना चाह रहे हैं, जो हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो आपको देख रहे होंगे अभी, अगर एक लाइन में एक छोटा सा मंत्र जो अपने साथ वो रखें देना चाहती हूँ तो वो क्या होगा? मैं सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि मैं कोई मोटिवेशन सेंटेंस नहीं बोलूँगी, मैंने जो एक्चुअल किया है मैं सिर्फ वो बताना चाहती हूँ, वही मोटिवेशन जो थ्रू आउट मतलब प्रिपरेशन में मैंने किया है। Good. मैंने 2 प्रिंसिपल मतलब यूज़ करती थी मैं, एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रेपिटेशन। आई इंश्योर्ड कि नॉट जस्ट 4 बार रिविजन, मतलब 8, 9, 10 बार, मतलब जितनी बार, मतलब साइकिल होती थी मेरी सब 12 दिन की। Good. जो 12 एक्ट डिफाइन करते थे लेट्स से, तो आइडियली एक दिन का एक एक्ट, बट जो छोटा है एक दिन में 4 कर लिए और पूरा 12 दिन में मेरा होता था पूरा सिलेबस, मतलब शेड्यूल। उसके बाद फिर कुछ छूट जाता था तो 13, 14 डे, और उसको मैं मल्टीपल बार करती थी, जैसे एक्टिवली रिकॉल करती थी। कभी से मैंने बुक लेके मैं रीड मैंने कभी नहीं करा सर, मैं हमेशा बुक बंद करके सोच लेती थी रात में कि ये पढ़ना है, किताब रख के कितनी बार तो बिस्तर में सोचती रहती थी कि अच्छा ये सेक्शन 1, 2, 3 इस क्वेश्चन का आंसर ये, क्योंकि याद हो जाती है चीज़ें। Yes. और जहाँ मुझे लगता था कि यार नॉलेज में मेरा वॉइड है कि मतलब अब सेक्शन याद नहीं आ रहा है, कंसेप्ट याद नहीं आ रहा है, या सेक्शन जजमेंट याद नहीं आ रहा, देन उसके बाद में वापस खोलती थी, तो उससे होता था कि जो आपका जो नॉलेज गैप था मैं वो फिल करने की कोशिश करती थी, क्योंकि आपको मेंस एग्जाम में आपको रिकॉल करना पड़ेगा। रीडिंग विल नॉट हेल्प यू आउट, रिकॉलिंग विल हेल्प यू आउट। तो मैं जो जहाँ करना है एग्जाम में वो मैं घर से करती थी, मतलब मैं जितनी बार रिविजन करा होगा आई टू एक्टिव रिकॉल। तो एक्टिव रिकॉल इन स्पेस रिपिटेशन, मतलब मल्टीपल रिविजन, जितने बार मैं हो सकता था मैं मल्टीपल रिविजन करती थी। तो मैंने एक मंत्रा कहा था सक्सेस के लिए, निशिता ने 2 मंत्र दे दिए। एक तो उन्होंने कहा कि एक्टिव रिकॉल करें। एक्चुअली इंटरव्यू और मेंस का जो एग्जाम है ये आपके एक्टिव रिकॉल पर बेस्ड होगा, और रीडिंग वाला जो सेगमेंट है या रिवीजन वाला जो सेगमेंट है ये आपके प्री में काम में आएगा। तो मेंस और प्री और इंटरव्यू ये आपकी टोटल पर्सनालिटी को चेक करने के लिए 3 एग्जामिनेशन है। मुझे उम्मीद है कि निशिता के जो इंटरव्यू आज जो हमने बात की इससे आपको मोटिवेशन मिला होगा और आपको एक राह मिली होगी, लेकिन ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि आपकी कहानी अभी लिखी जानी बाकी है। ये निशिता की कहानी थी जिसकी हीरो वो हैं, और आपकी कहानी लिखी जानी बाकी है जिसके हीरो आप हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही आप सिलेक्शन लेंगे और इस एक पर्टिकुलर वीडियो से आपको बहुत बेनिफिट मिला होगा। हर वो इंसान जो इसकी तैयारी कर रहा है एग्जाम की, उस तक इसे शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि करना क्या है और कैसे करना है। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं निशिता आपको। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में निशिता को शुभकामनाएं दीजिए और जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। थैंक यू वेरी मच।